Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन होती है जिसे 3/4 मेंबर्स अप्रूव करें। 3/4 मेंबर्स टोटल मेंबर्स ऑफ द कंपनी की बात नहीं कर रहा, कह रहा है वो जो प्रेजेंट जो इनकी जिनकी टाइटलमेंट थी वोट देना, ठीक है, प्लस जो प्रेजेंट थे मीटिंग में, ठीक है, दो बातें कर रहा है। हु आर इंटाइटल्ड टू वोट एंड प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, उनकी जो 3/4 मेजोरिटी होगी वो अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दें फिर उसे कहेंगे हम स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। क्या कोई ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि इंटाइटल्ड टू वोट ना हो? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है राइट्स वेरी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ शेयर्स पे वोटिंग राइट्स ना हो। जी बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर भी इसका एग्जांपल है। और कोई क्वेश्चन? जी बंद। क्या सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। उसका तरीका क्या किया है? रेजोल्यूशन आपको सारे मेंबर्स को सेंड करना होगी। मेंबर्स इन रिटर्न अपनी यस या नो जो भी कंसेंट है वो टिक करके रेजोल्यूशन रिटर्न कर देंगे कंपनी को। कंपनी में उस सारी रेजोल्यूशन को इकट्ठा करके काउंट कर लिया जाएगा, कितनों ने फेवर में वोट दिया, कितनों ने अगेंस्ट में वोट दिया। इसका रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाए बगैर कोई रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं आप। जी देखिए, मेंबर्स जितने भी होंगे हम उनको सेंड करेंगे। अब कोई अगर रिप्लाई नहीं करता तो उसको हम एब्सेंट काउंट कर लेंगे, जैसे नॉर्मल मीटिंग में होता है। नॉर्मल मीटिंग में भी क्या सारे के सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग को अटेंड करते हैं? तो एब्सेंट होते हैं उनको काउंट नहीं करते हम। जी और की क्वेश्चन? हाँ, वो कह रहा है कि देखिए मीटिंग में जो भी फैसले होते हैं एक बुक बनती है, जिसे कहते हैं मिनट बुक। मिनट बुक समरी होती है उन सारी रेजोल्यूशंस की जो कि जनरल मीटिंग में पास हुई हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जी जब आपने सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास की तो इसका एविडेंस क्या होगा, कहाँ पे इसकी एंट्री होगी? कहता है मिनट्स बुक में। कौन सी वाली? जो अगली मीटिंग के जनरल मीटिंग होगी उसके जब मिनट्स बनाए जाएंगे उनमें इस सर्कुलेशन का भी जिक्र आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, प्रॉक्सी वाला जो हमने वो पॉइंट आज डिस्कस करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल रेजोल्यूशन में भी प्रॉक्सी हो सकती है। पब्लिक कंपनी का शेयर कैपिटल ना हो, नहीं तो वो हमने पढ़ा नहीं है, वो कंडक्ट नहीं, उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती। हमने पढ़ा है पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ये आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा मेरे भाई ने। पब्लिक कंपनी के साथ हैविंग शेयर कैपिटल लिखा था कि नहीं लिखा था? इसका मतलब जिसका शेयर कैपिटल नहीं है नहीं करवाए, क्योंकि जिसमें देखे इसमें जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस होती है वो बेसिकली घूम फिर के ज्यादातर जो डिस्कशन है वो शेयर्स के ऊपर कर रही होती है, शेयर कैपिटल के ऊपर, सीट्स के ऊपर। तो जिसका शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए फिर इररेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपने कहा, 19 कह रहा डिफाइन स्पेशल रेजोल्यूशन। डेफिनेशन लिख देंगे, 3 बातें लाजमी कवर करनी है। 3/4 मेजोरिटी, एंटाइटल्ड टू वोट, प्रेजेंट। कह रहा एंड एनलिस्ट एनी 6 सिचुएशन वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। और कोई सी 6 सिचुएशन बताइए जिनमें एक कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है। देखिए अभी हम सारी की सारी सिचुएशन नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि अभी हमने बहुत से लॉ के टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं, लेकिन अभी तक जितना हमने लॉ पढ़ा है उसमें कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अल्टरेशन इन मेमोरेंडम, अल्टरेशन इन आर्टिकल्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स होगी हमारी, बाकी आगे और हो सकता है मजीद एग्जांपल आए।
तो जैसे जैसे हम लॉ आगे पढ़ेंगे आगे फर्दर एग्जांपल्स आएंगी जिनमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जा सकती है। इन शॉर्ट जो कंसेप्ट आपने जहन में रखना है वो ये कि स्पेशल बिजनेस कोई सा भी हो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। सिर्फ एक उसकी एक्सेप्शन है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, उनका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है। जी ये क्रिस्टलाइजेशन हमारा पुराने सिलेबस में हुआ करता था मेरे भाई, ये इसको छोड़ दीजिए। जी नहीं इसको छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए कोई बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन कुछ ऐसे, आपको पता है सिलेबस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो पुराने क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे करंट सिलेबस के मुताबिक नहीं होते। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं। जी क्वेश्चन नंबर 22 मिस्टर शकील वो कह रहा है कि जी मिस्टर शकील के पास शेयर होल्डिंग है डिफरेंट कंपनीज की, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय सच कंपनीज बाय शो ऑफ हैंड्स। वो शो ऑफ हैंड के जरिए से जो रेजोल्यूशन पास हुई हैं उनसे मुतमिन नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं आपने एडवाइस देनी है इन मैटर्स के ऊपर। व्हाट कंडीशन वुड ही नीड टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेस टू रिक्वेस्ट फॉर ए पोल। इसके मार्क्स जो हैं वो 5 हैं, मार्क्स काटे सबसे पहले, क्योंकि ये पहले इससे कुछ अर्सा पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें कंडीशन ज्यादा थी, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब कंपनीज एक्ट 2017 में उन्होंने इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने रखी है, 10% ऑफ मेंबर्स जो है, जो वोटिंग पावर 10% मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग पावर वो डिमांड कर सकते हैं पोल को, ठीक है। तो प्रोबेबली अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। पहले कंडीशन ज्यादा होती थी इसलिए उसने मार्क्स ज्यादा लिखे होंगे। जी और कोई क्वेश्चन? 23 का ए पार्ट कह रहा है ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय द चेयरमैन ऑफ एएस लिमिटेड ए पब्लिक कंपनी, फ्यू शेयर होल्डर्स डिमांडेड ए पोल, चेयरमैन रिफ्यूज टू होल्ड द पोल एंड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड्स। कुछ मेंबर शेयर होल्डर्स ने पोल डिमांड किया, चेयरमैन ने कहा कोई पोलिंग नहीं होगी और शो ऑफ हैंड के जरिए जो वोट थे, जो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट था उसको अनाउंस कर दिया। कह रहा है इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 हाउ वुड यू असेस वेदर और नॉट चेयरमैन डिसीजन ऑफ नॉट होल्डिंग ए पोल वाज वैलिड। कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका ये डिसीजन वैलिड था कि नहीं था? हम वोटिंग पावर देखेंगे, अगर तो जिन शेयर होल्डर्स ने डिमांड किया पोलिंग को उनका वोटिंग पावर 10% से कम थी तो फिर चेयरमैन का डिसीजन वैलिड है। लेकिन अगर उनकी वोटिंग पावर 10% या उससे ज्यादा थी तो फिर चेयरमैन का डिसीजन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हम वोटिंग पावर से डिसाइड करेंगे चेयरमैन का डिसीजन वैलिड है कि नहीं। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। ये कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन भी सारे आपने पढ़ लिए, केस स्टडी। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें कि भाई जो स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जहन में रखिए सिर्फ कंसेप्ट समझ लेने से आप पास नहीं हो सकते। जब तक एग्जाम में आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करना नहीं आएगी, जब तक लिखने की आदत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में कंसेप्ट जितने मर्जी हो, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए होगे एग्जाम में आपका पेन नहीं चलेगा। पेन सिर्फ उसी वक्त में चलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि जो टेस्ट हम दे रहे हैं ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो उनके फेल होने का रिस्क ज्यादा है। ध्यान में रखिएगा, जब तक आप केस स्टडीज को प्रैक्टिस कैसे करना है ये नहीं सीखेंगे, लॉ के पेपर में पास होना मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर किया करें। जी तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम 3 कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं चैप्टर 24 से रिलेटेड। सबसे पहले प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव। हम देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है और इनके रूल्स क्या हैं। किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना हो
या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना हो। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम सीखेंगे वो है हु कैन कॉल जनरल मीटिंग, कि जो जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, इसको कॉल कौन कर सकता है, किसके कहने पे ये जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है। और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 आज के लेक्चर में नहीं कवर करवा रहा, वो कल के लेक्चर में कवर करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था, उसमें टाइम ज़्यादा लगना था। तो लेक्चर की टाइमिंग के लिहाज से हमने डिसाइड किया कि उससे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 कवर कर लें, प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी अपना जनरल मीटिंग किस जगह पे कंडक्ट करवाएगी। 3 कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं हमारा बुक के लिहाज से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव कौन है और इनके रूल क्या हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मेंबर है कोई भी जिसके पास वोटिंग पावर है, याद रखिए उसके पास राइट है कि वो जनरल मीटिंग को जाके अटेंड करेगा और उन मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वोट कास्ट करेगा। हर मेंबर का ये राइट है जिसके पास वोटिंग पावर है कि वो जनरल मीटिंग को जाके अटेंड करे, वहाँ पे वोट कास्ट करे, मीटिंग्स हो रही है उनमें जो भी मैटर्स होते हैं उनको उनमें डिस्कशन करे। अब हमारे जो मेंबर्स होते हैं किसी भी कंपनी के वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे इंडिविजुअल्स, या वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, लीगल पर्सन होते हैं जैसे कोई कंपनी या जैसे कोई गवर्नमेंट। क्या कोई कंपनी या गवर्नमेंट दूसरी कंपनीज के शेयर्स परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी बनती ही तब है जब वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करती है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी कंपनीज के शेयर्स होते हैं। जैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स हैं। तो मेंबर 2 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अच्छा, नेचुरल पर्सन जो है, अगर नॉर्मली जब मीटिंग होती है तो नोटिस भेजा जाता है सारे मेंबर्स को, नेचुरल पर्सन को भी नोटिस आएगा। तो नेचुरल पर्सन अगर मीटिंग को अटेंड करना चाहता है वो खुद जाता है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो खुद जा सकता है। अगर तो वो खुद जा सकता है तो खुद जाके मीटिंग को अटेंड करेगा, जो भी मैटर्स होंगे डिस्कस करेगा, वोटिंग करेगा, पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में नॉर्मली। अगर फर्ज कीजिए किसी रीजन की वजह से वो मेंबर खुद मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, जनरल मीटिंग में खुद नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो चाहता है कि उसके पास जितने भी वोटिंग पावर है उसकी बेस पे मीटिंग में जो इश्यू डिस्कस होने हैं उनमें उसको भी, उसके वोटिंग पावर को भी एक्सरसाइज किया जाए, डिसीजन करते हुए उसके वोट्स को भी काउंट किया जाए। तो क्या कोई रास्ता ऐसा है जिस पे वो हो सकता है कि मीटिंग में खुद तो ना जाए लेकिन उसकी वोटिंग पावर जो है वो काउंट हो डिसीजन मेकिंग में? इसका बिल्कुल रास्ता है। वो क्या रास्ता है कि वो अपनी बजाय किसी और को अपॉइंट करेगा कि आप मेरे बिहाफ पे जाके मीटिंग को अटेंड कीजिए, मीटिंग में जो भी मैटर डिस्कस होंगे उनमें पार्टिसिपेशन कीजिए डिस्कशन में, और जो वोटिंग हो रही है उसमें वोट कास्ट कीजिए। अब ये जिस पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है, जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उस पर्सन को कहते हैं प्रॉक्सी। यानी प्रॉक्सी वो पर्सन है जो कि मेंबर्स की जगह पे जाके उसके बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करता है, पार्टिसिपेट करता है और उसमें वोट वगैरह कास्ट करता है। यह प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के बाद याद रखिए, प्रॉक्सी सिर्फ उन कंपनीज के लिए के केसेस में अपॉइंट किया जा सकता है जिनका शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, जिनका शेयर कैपिटल है। याद रखिए, लीगल प्रोविजन जिन कंपनीज के लिए बनाई गई है हमने उन्हीं कंपनीज के पर्सपेक्टिव में इनको याद करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, क्या उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड है? तो हमने कहा नहीं रिक्वायर्ड। उसी तरह एग्जैक्टली क्या एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, क्या वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकती है? नहीं। तो प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है सिर्फ उन कंपनीज के लिए जिनका शेयर कैपिटल है। अच्छा, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या?
कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ये है कि प्रॉक्सी का पहली रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट जरा गौर से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि आई कैप इन रिक्वायरमेंट्स को या तो डायरेक्ट 3-4 मार्क्स के साथ टेस्ट कर सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में, या ज्यादातर चांस ये है कि वो किसी ना किसी केस स्टडी में इन कंसेप्ट्स को टेस्ट करेगा। पहली कंडीशन प्रॉक्सी के बाद कह रहा है प्रॉक्सी किसी ना किसी मेंबर को होना चाहिए। प्रॉक्सी जिसको पॉइंट करना है वो भी कोई कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए। कहते हैं हाँ, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मेंबर्स के अलावा भी किसी पर्सन को, किसी नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी पॉइंट कर सकते हैं, तो फिर आप पॉइंट कर सकते हैं नॉन मेंबर को भी, वरना प्रॉक्सी के लिए मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, पहली कंडीशन। तो बताइए क्या किसी नॉन मेंबर ऐसे पर्सन को जो कंपनी का मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर, उसको प्रॉक्सी पॉइंट कर सकते हैं? अगर भाई कर सकते हैं, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, आर्टिकल्स में लिखा हो फिर, वरना पॉइंट नहीं कर सकते। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के हर मेंबर सिर्फ एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो एक से ज्यादा प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स वाइड हो जाएंगी। यानी ये नहीं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेंबर हूं और मेरे पास 10 लाख शेयर है किसी कंपनी के, तो मैं 5 लाख शेयर्स के लिए इनको प्रॉक्सी पॉइंट कर दूं और 5 लाख शेयर्स के लिए इनको प्रॉक्सी पॉइंट कर दूं। ऐसे नहीं होगा। ना ही ऐसे होगा कि मैं 10 लाख के लिए पहले इनको प्रॉक्सी पॉइंट किया, उसके बाद मुझे ख्याल है नहीं मैं तो गलत बंदे को पॉइंट कर बैठा हूं, और फिर मैं एक दूसरा प्रॉक्सी फॉर्म फिल करूं और दूसरे पर्सन को प्रॉक्सी पॉइंट कर दूं। ऐसे भी नहीं होगा। कहता है एक मेंबर एक ही प्रॉक्सी को पॉइंट करेगा। अगर वो एक से ज्यादा प्रॉक्सी को पॉइंट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, सारी के सारी अपॉइंटमेंट्स वॉइड हो जाएंगे। तो एक मेंबर कितने पर्सन्स को अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी? एक। अगर वो एक से ज्यादा को अपॉइंट करता है तो अपॉइंटमेंट सारी वॉइड हो जाएगी, सारी की सारी। ये नहीं कि पहले वाला वैलिड रहेगा, पहले वाली भी वॉइड हो जाएगी, दूसरे वाली भी वॉइड हो जाएगी। तीसरा कंसेप्ट प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म उस फॉर्म को जब हम किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना होता है, जाहिर है ज़बानी कलामी कंपनी को थोड़ी कह देंगे कि सर ये मेरे बिहाफ पे ये बंदा आके मीटिंग अटेंड करेगा, बल्कि हमें बकायदा रिटर्न फॉर्म में एक एप्लीकेशन जो है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को हम कहते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। कहता है कंडीशंस क्या है कि जब आपने किसी को प्रॉक्सी पॉइंट करना है तो प्रॉक्सी फॉर्म फिल करना है। प्रॉक्सी फॉर्म पे मेंबर ने साइन करने हैं, या अगर मेंबर ने अपने बजाय किसी और को रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाया, ऑथोराइज किया है, उसका फॉर एग्जांपल कोई एजेंट है, वो भी साइन कर सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म रिटर्न फॉर्म में होगा, इसको साइन किया जाएगा, साइंड बाय मेंबर्स, और ये कंपनी में जमा करवानी है, लॉन्च करवानी है कंपनी में। कब? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। ये सबसे अहम कंसेप्ट है प्रॉक्सी में कि कम से कम 48 घंटे, मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले। यानी अगर मीटिंग शुरू हो रही है जुमेरात को 10 बजे, तो बताइए प्रॉक्सी फॉर्म कब तक जमा करवाया जा सकता है? मंगल को 10 बजे से पहले पहले। ठीक है, यानी मीटिंग के शुरू होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, 48 आवर बिफोर। अगर दरमियान में कोई हॉलीडे आ जाता है तो इसको काउंट नहीं करते। यानी इस सूरत में समझ लीजिए हमारा अगर हॉलीडे आ जाता है तो वो 48 की बजाय 72 आवर बन जाएंगे। अगर मंडे को मॉर्निंग 9 बजे मीटिंग है तो इसका मतलब यह दरमियान में संडे आ गया। अब हमें जो प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाना है वो सैटरडे 9 बजे से पहले नहीं, बल्कि फ्राइडे 9 बजे से पहले करवाना होगा। तो प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, मेंबर साइन करे, और कंपनी के पास कब पहुंचना चाहिए? 48 डेज नहीं मेरे भाई, 48 आवर्स हैं। 48 डेज है, 48 डेज पहले तो उन्होंने डिसाइड ही ना किया हो कि मीटिंग करनी है। मीटिंग का नोटिस भी किस दिन पहले जाता है ना, तो 48 आवर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ मीटिंग। ठीक है, ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई, क्लियर हो गई आपको। पहली कंडीशन क्या थी? प्रॉक्सी कौन होगा, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी पॉइंट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या थी? एक मेंबर कितनी प्रॉक्सी पॉइंट करेगा? अगर वो एक से ज्यादा करता है तो सारी की सारी वाइड। दूसरी वाली वाइड होगी, पहली वाली के दोनों वाइड होगी। प्रॉक्सी फॉर्म किसने साइन करना है?
मेंबर ने कंपनी के पास कब जमा करवाना है? 48 आवर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ मीटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी मेंबर को शक हो क्या पता नहीं ये बंदा जो मीटिंग में घूम फिर रहा है ये कौन है, कोई मशकूक सा बंदा है, तो वो वेरीफाई करना चाहे तो उस बंदे से पूछा, हाँ भाई तुम कौन हो, इधर कहाँ है? उन्होंने कहा मैं तो प्रॉक्सी हूँ, मुझे तो किसी दूसरे मेंबर ने अपॉइंट किया है। तो क्या दूसरे शेयर होल्डर उसकी वेरिफिकेशन करना चाहें, कर सकते हैं? तो कहेंगे दिखाओ किधर है तुम्हारा प्रॉक्सी फॉर्म। ठीक है, तो हर शेयर होल्डर का, हर मेंबर का ये राइट है कि वो अगर प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि इररिलेवेंट पर्सन मीटिंग में ना आए। ये है हमारे प्रॉक्सी के हवाले से रिक्वायरमेंट्स। ये क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, राइट्स क्या है प्रॉक्सी के। इन शॉर्ट भाई हर वो राइट जो कि मेंबर के हैं वो ही राइट प्रॉक्सी के भी हैं। एक मीटिंग, जनरल मीटिंग में मेंबर के जो जो राइट होते हैं वही राइट प्रॉक्सी के भी हैं। फॉर एग्जांपल, क्या मेंबर का राइट होता है कि वो मीटिंग को अटेंड करे, उस पर जो डिस्कशन हो रही है उस पर पार्टिसिपेट करे और वोट करे जितने भी रेजोल्यूशंस पास होने जा रही होंगी? क्या एक मेंबर का राइट है? अगर मेंबर का राइट है तो इसका मतलब प्रॉक्सी का भी राइट है कि वो मीटिंग को अटेंड करे, स्पीक एंड वोट एट जनरल मीटिंग। फिर उसके बाद क्या एक मेंबर जो है उसे कोरम के लिए काउंट किया जाता है? क्या प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल किया जाएगा। याद रखिए, प्रॉक्सी को कोरम में काउंट किया जाएगा। एक प्रॉक्सी को कोरम पर्पस के लिए, कोरम क्या होता है वाला? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मौजूद होना जरूरी है ताकि मीटिंग शुरू की जाए। अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मौजूद नहीं है तो याद रखें मीटिंग शुरू नहीं हो सकती, मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। अगर कोरम के बगैर मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो मीटिंग में जो भी फैसले होंगे वो इलीगल होंगे, उन्हें कैंसिल करार दे दिया जाएगा। फिर डिमांड पोल, क्या प्रॉक्सी पोलिंग डिमांड कर सकता है? पोल डिमांड कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, हाँ, शर्त वही है कि वो यानी इसका मतलब है अगर प्रॉक्सी के पास जितनी वोटिंग पावर होगी, अगर पोल डिमांड किया जाता है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तीनों राइट सिंपल, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये इनको ध्यान से हमने पढ़ना और समझना है। ये तो था हमारा कंसेप्ट प्रॉक्सी। अब एक मिलता जुलता लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट है, वो है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव भी देखें किसी और, प्रॉक्सी भी किसी और के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव भी किसी और के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड बोला जाता है जब हमारा मेंबर कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, जैसे कंपनी या गवर्नमेंट। कंपनी या गवर्नमेंट है हमारा शेयर होल्डर। अब देखिए, अगर हमारा मेंबर जो है वो कोई कंपनी है तो क्या कंपनी खुद आके मीटिंग को अटेंड करेगी? नहीं, वो तो कभी भी नहीं कर सकती। प्रॉक्सी का कंसेप्ट यह है कि शेयर होल्डर कभी तो खुद आएगा, और अगर किसी वजह से खुद नहीं आ सका तो कभी प्रॉक्सी को भेज दिया करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी और गवर्नमेंट के केस में लाजमी है कि हमेशा हर साल कोई कंपनी या गवर्नमेंट नहीं आएगी मीटिंग अटेंड करने के लिए, बल्कि कोई ना कोई दूसरा पर्सन ही आएगा, नेचुरल पर्सन। उस नेचुरल पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिफिशियल पर्सन को, जो किसी कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। उसके लिए प्रॉक्सी का वर्ड नहीं बोलते। तो प्रॉक्सी में और रिप्रेजेंटेटिव में फर्क है। ये फर्क समझ आ गया आपको? अगर जो बंदा किसी दूसरे के बिहाफ पे आया मीटिंग में, वो किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अगर वो किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव। कह रहे रिप्रेजेंटेटिव कंपनी भी अपॉइंट कर सकती है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी का केस पहले पढ़ते हैं। वो कहता है किसको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा सकता है? कहता है किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा सकता है। उसका कंपनी का लाजमी नहीं कि वो डायरेक्टर ही हो, वो सीएफओ ही हो, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। चलते फिरते बंदे को भी अगर कंपनी चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। शर्त क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ऑथोराइज्ड हो। ऑथोराइज्ड हो किसकी तरफ से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई हो। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है?
ऐसा डिसीजन, ऐसी रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास हुई हो, उसे कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। या आसान अल्फाज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हो कि हाँ जी अब इस साल कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पर्सन को भेज देते हैं, ठीक है। उसका शेयर होल्डर होना लाजमी नहीं है, गुड। उसका शेयर होल्डर होना, जिस उन्होंने लिखा है एनी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल का मतलब है फिर एनी इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो शेयर होल्डर हो सकता है ना हो सकता है उसका कंपनी से कोई ताल्लुक हो सकता है उसका कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो। शर्त क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। डायरेक्टर्स ने फैसला किया हो कि हाँ जी इस दफा हमने इनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजना है, ठीक है। और इसके सारे राइट्स वही होंगे जो कंपनी के हैं, यानी ये कंपनी के बिहाफ पे जाके मीटिंग को अटेंड करेगा, कोरम के लिए काउंट किया जाएगा, पोलिंग भी चाहे तो डिमांड कर सकते हैं, वही जो कंपनी के एक आम शेयर होल्डर के राइट्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के भी वही राइट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी कर सकते। अब आगे चलते हैं गवर्नमेंट के केस में। गवर्नमेंट के पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं, बताइए क्या गवर्नमेंट खुद जाके मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, अटेंड कर सकती है? किसी ना किसी नेचुरल पर्सन को भेजना पड़ेगा। उस नेचुरल पर्सन को हम क्या कहेंगे? हम प्रॉक्सी कहेंगे या रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। वो कह रहा है गवर्नमेंट भी किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। शर्त क्या है? गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया हो, ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट। अच्छा, लॉ ने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट में कौन सा पर्सन स्पेसिफिकली कौन सा ऑफिसर होगा जो ऑथोराइज करेगा, ठीक है। कंपनी के केस में तो उन्होंने बता दिया, कंपनी के केस में नोट कीजिए उन्होंने ये नहीं कहा इफ ऑथोराइज बाय कंपनी, उन्होंने कहा इफ ऑथोराइज बाय डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट के केस में उन्होंने कहा गवर्नमेंट के जिसे मर्जी अथॉरिटी डेलीगेट करना चाहें कर सकते हैं। और इसके भी गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं इसके भी सेम राइट्स और पावर होंगे जो कि गवर्नमेंट के हैं। और ख़ास तौर पे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर चाहे तो आगे फर्दर किसी को प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। ये राइट का जिक्र कंपनी वाले केस में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कंपनी ने अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, अगर वो नहीं जा सकता तो वो कंपनी को रिफ्यूज़ कर देगा कि मुझे नहीं, किसी और को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट, खुद किसी और को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर लेगा कंपनी वाला। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है तो उसके पास राइट है वो फर्दर किसी को प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। जी बताइए, कंसेप्ट समझ आया आपको? कंसेप्ट क्या था कि क्या एक मेंबर जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी वजह से मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। हमने कहा अगर तो वो नेचुरल पर्सन है तो वो अपॉइंट कर दे प्रॉक्सी, अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपॉइंट कर दे रिप्रेजेंटेटिव। फिर हमने देखा प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट होगा, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉक्सी का मेंबर होना लाजमी है। इसके अलावा प्रॉक्सी सिर्फ एक ही मेंबर, एक ही पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास 48 आवर्स बिफोर मीटिंग सबमिट होना चाहिए। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में हमने जो अहम चीज़ें पढ़ी वो ये कि कंपनी या गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के केस में ये ऑथोराइजेशन होनी चाहिए डायरेक्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट वाले केस में ऑथोराइजेशन बाय गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होंगे इनके राइट्स एग्जैक्टली वही होंगे जो कि कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट ने। खासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे उन्होंने ये भी राइट दिया कि आप फर्दर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? रीडिंग टाइम चाहिए कि आगे चले? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रीडिंग टाइम? रीडिंग टाइम दे देना चाहिए। चलिए मेरा ख्याल है आगे चलते हैं, एंड में फिर इकट्ठी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक जी। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कॉल कौन कर सकता है? कौन कॉल कर सकता है जी? वो जनरल मीटिंग नहीं कहलाती। जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर मेंबर्स की मीटिंग, इसको कॉल करते हैं। नॉर्मल रूल क्या है कि जनरल मीटिंग को कॉल करते हैं डायरेक्टर्स के अलावा नॉर्मली और कोई मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर कॉल नहीं करता। ये आपको शायद सुनने में कुछ अजीब सा लगे कि मीटिंग तो है शेयर होल्डर्स की,
मेंबर्स की, लेकिन इसको बुलाने का इख्तियार डायरेक्टर्स के पास है। इसलिए कि डायरेक्टर्स बेहतर पोजीशन में है ये डिसाइड करने में कि शेयर होल्डर्स को कब बुलाना चाहिए, जो हमने मैटर डिस्कस करने हैं वो कब रेडी होंगे फॉर कंसिडरेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, और फिर उस मीटिंग की अरेंजमेंट्स वगैरह करने हैं, वो भी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लॉ ये कहता है कि मीटिंग कौन, जनरल मीटिंग कौन कॉल करेगा, नॉर्मल रूल क्या है, डायरेक्टर। वो कहता है इसकी एक्सेप्शन बताओ। आपको पता है आई कैप अपने पेपर्स में ज्यादातर एक्सेप्शन की तरफ कहता है इसकी एक्सेप्शन बताओ। अब इसकी एक्सेप्शन कौन सी होंगी, यानी ऐसी सिचुएशन जिनमें जनरल मीटिंग तो कॉल हो रही है लेकिन वो डायरेक्टर्स नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं। भाई डायरेक्टर्स के अलावा और कौन हो सकते हैं जो जनरल मीटिंग कॉल करें, वो हो सकते हैं मेंबर्स, वो हो सकते हैं कमीशन यानी एसएसए पे, मेंबर्स भी हो सकते हैं, कमीशन भी हो सकता है एसएसए पे। कहता है मेंबर्स का मीटिंग कॉल करेंगे, कहता है ध्यान में रखिए मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मेंबर को कोई गड़बड़ नजर आ रही है कंपनी में और वो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑडिटर है वो उसे रिमूव करना चाहते हैं, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है उसे रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, और उनके ख्याल में अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही मजीद 2-3 महीने तक तो कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या उस चीफ एग्जीक्यूटिव को, डायरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या इमीडिएटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। मेंबर्स को ये राइट दिया गया, ठीक है, लेकिन ये राइट सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए है, बाकी स्टैट्यूटरी मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नहीं है। और दूसरी शर्त क्या है, वो कहता है ये नहीं कि अगर कंपनी के फॉर एग्जांपल 2-4 मेंबर जो हैं वो ये ख्याल करते हैं कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर देना चाहिए तो मीटिंग कॉल कर लें। कहता है नहीं, जो मीटिंग कॉल करने की पावर होगी वो 10% मेंबर्स या मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग पावर ये कॉल करेंगे। 10% मेंबर्स, अच्छा फर्क क्या बता सकते हैं? 10% मेंबर्स में या मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग पावर, इनमें क्या फर्क है? हाँ 10% में अगर तो कंपनी का शेयर कैपिटल है तो फिर रूल लगेगा मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग पावर, और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है जैसे लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, तो उसमें तो 10% वोटिंग पावर का चक्कर ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब वहां पे 10% मेंबर, वहां पे तादाद गिनी जाएगी। जहां पे शेयर कैपिटल नहीं होगा वहां पे क्या किया जाएगा? तादाद गिनी जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन में उसने पूछ रहा है 5 क्वेश्चन में कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है शेयर कैपिटल नहीं है, इसका वोटिंग सिस्टम क्या होगा जी? इसका सिर्फ शो ऑफ हैंड के जरिए से होगा, इसका पोलिंग के जरिए से नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरह अगर तो कंपनी का शेयर कैपिटल है तो हम प्रोविजन लिखेंगे मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग पावर, वरना 10% मेंबर 10% मेंबर वो अप्लाई करेंगे रिटन फॉर्म में, साइंड रिक्विजिशन जमा करवाएंगे कंपनी को और उसमें ऑब्जेक्टिव लाजमी लिखेंगे कि हम किस मकसद के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर कंपनी के कोई मेंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं, क्या करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 10% मेंबर्स या मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग पावर इकट्ठे होके एक एप्लीकेशन रिक्विजिशन फाइल करवाएंगे कंपनी को, जिसमें वो बताएं, अपने साइन वगैरह तो करेंगे, उसमें वो मकसद जरूर बताएंगे कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किस पर्पस के लिए पास करना चाहते हैं, टू रिमूव चीफ एग्जीक्यूटिव, टू रिमूव ऑडिटर या टू रिमूव डायरेक्टर, जो भी उनका पर्पस है। तो ये हमारे मेंबर्स के पावर होगी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। फर्ज कीजिए रिक्विजिशन जमा करवाई डायरेक्टर्स को, अब डायरेक्टर्स खुश हैं चीफ एग्जीक्यूटिव से, शेयर होल्डर्स खुश नहीं है। डायरेक्टर्स डेफिनेटली ये चाहेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव ना किया जाए, वो कोई भी एक्शन नहीं लेते। शेयर होल्डर क्या करेंगे? शेयर होल्डर इंतजार करेंगे, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जैसे ही 21 दिन पूरे होंगे, 21 दिन तक इंतजार करना है,
उसके बाद मेंबर्स के पास अपने पास अथॉरिटी आ जाएगी कि वो चाहे तो खुद से मीटिंग कंडक्ट कर ले। देखिए अगर यहां तक आप देखें ना तो यहां पे मीटिंग कॉल कर रहे हैं शेयर होल्डर्स मेंबर्स, लेकिन अगर डायरेक्टर सही तरीके से काम करते हैं तो मीटिंग कॉल हुई है बाय मेंबर्स, और मीटिंग को कंडक्ट कौन करेगा? डायरेक्टर्स। अब लेकिन अगर डायरेक्टर्स जो है वो कोई स्टेप्स नहीं लेते 21 दिन तक, तो फिर मेंबर्स खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। इस सूरत में मीटिंग पे जितने भी अखराजात होंगे वो कौन अदा करेगा भला? कंपनी अदा करेगी, और कंपनी भी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं, डायरेक्टर्स ने जो सैलरी होगी इनकी डायरेक्टर की सैलरी से पैसे काट देंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया है ना, डायरेक्टर्स का कसूर, तो उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए कि उन्हें जब कहा गया था कि रेजोल्यूशन एक रिक्वेजिशन सबमिट करवाई गई थी, उन्होंने क्यों नहीं उस रिक्वेजिशन के ऊपर एक्शन लिया? विद इन 21 डेज नेसेसरी स्टेप्स लिए मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए। यहां पे ये ध्यान में रखिएगा 21 डेज के अंदर डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं करवानी, लेकिन मीटिंग के लिए 90 डेज है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मीटिंग्स के लिए अरेंजमेंट शुरू कर देनी चाहिए। नजर आए कि डायरेक्टर भागदौड़ कर रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो विद इन 21 डेज कोई नोटिस भेज दें कि सर 4 हफ्ते के बाद अब हमारी मीटिंग होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो आप चाह रहे हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ। अगर डायरेक्टर्स विद इन 21 डेज नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते, क्या होगा? मेंबर्स में देमसेल्फ कॉल जनरल मीटिंग, मेंबर खुद से जनरल मीटिंग कॉल कर लेंगे, और ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी कब? विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर, वरना ये वॉइड हो जाएगी। याद रखें, अगर मेंबर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस सबमिट करवाया और विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई, तो ये रेजोल्यूशन वाइड, ये रिक्वेजिशन वाइड हो जाएगी। अब उनको अगर मीटिंग कंडक्ट करवानी है तो दोबारा नए सिरे से करवानी पड़ेगी। ठीक है, क्या मेंबर्स कोई जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? कौन सी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? 10% वोटिंग पावर वाले लोग या 10% मेंबर रिक्वेजिशन फाइल करें कंपनी में, जिसमें क्या लिखा हो? ऑब्जेक्ट लाजमी लिखा हो। डायरेक्टर्स ने कितने दिन के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट करवानी है? मीटिंग कंडक्ट करवानी है 90 डेज के अंदर अंदर, लेकिन अगर 21 डेज में कोई नेसेसरी एक्शन नहीं लेते, प्रोसीड नहीं करते इस रिक्वेजिशन पे, फिर ये राइट मेंबर के पास चला जाएगा, वो खुद से मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर खुद से मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो वो भी कितने दिनों के अंदर करवानी पड़ेगी? विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेजिशन के 90 डेज के अंदर। और अगर वो किसी और जगह पे मीटिंग कंडक्ट करवा लेते हैं, उसमें फैसले करते हैं, क्या डायरेक्टर्स ये कह सकते हैं कि कंपनी का इन फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कंपनी के हेड रजिस्टर्ड ऑफिस में थोड़ा ही हुए? नहीं नहीं, वो सारे के सारे फैसले वैलिड होंगे, बल्कि जो सजा के तौर पे जो भी मीटिंग के खर्चे होंगे वो कंपनी पे करेगी, कंपनी से रीइंबर्स करवाए जाएंगे, और कंपनी उन खर्चों को डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन पेबल जो है उससे डिडक्ट करवाएगी। तो पहले एक्सेप्शन समझ आए किस चीज की भला? कि हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। नॉर्मल रूल क्या है? डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन क्या मेंबर्स, इसकी एक्सेप्शन क्या है? मेंबर्स भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। रिक्वेजिशन बिल्कुल कंपनी को फाइल करना है, ऑफिस में जाके फाइल करेंगे, वरना वो कहेंगे सर हमें पता ही नहीं आप किधर रिक्वेजिशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इंटीमेट करना पड़ेगा उनको, तो वो जाहिर है रजिस्टर्ड ऑफिस में फाइल करेंगे। फिर इसका कमीशन, क्या कमीशन भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है, ऑर्डर दे सकता है? कहता है बिल्कुल। अगर डायरेक्टर किसी वजह से स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहे, तो कमीशन के पास पावर है कि किसी भी टाइप की मीटिंग हो, कमीशन ऑर्डर दे सकता है कि मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए। अब मुझे बताइए, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कितने अरसे में कंडक्ट होना लाजमी है? 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम द डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। फर्ज कीजिए कि डायरेक्टर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा रहे, टाइम गुजर गया, इसके बावजूद भी नहीं करवा रहे, क्या शेयर होल्डर खुद से स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं? नहीं करवा। एजीएम की ड्यू डेट क्या होती है बताइए, कब कंडक्ट करवानी होती है?
फर्स्ट एजीएम कब करवानी होती है, सब्सिक्वेंट एजीएम कब कंडक्ट करवानी होती है? एक मिनट है रे भैया, सब्सिक्वेंट एजीएम 9 मंथ वाली आवाज आ गई मुझे। 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। अगर डायरेक्टर्स विद इन प्रेस्क्राइब टाइम मीटिंग जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करते, क्या शेयर होल्डर खुद से कंडक्ट करवा लेंगे? कहते हैं नहीं, वो कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन ऑर्डर देगा। कमीशन अगर डिफॉल्ट डायरेक्टर्स डिफॉल्ट करते हैं, मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते, स्टैट्यूटरी मीटिंग या एजीएम या ईजीएम, तो फिर उस सूरत में कमीशन के पास पावर्स हैं। और फिर जब कमीशन ऑर्डर देता है तो वो सिर्फ मीटिंग का ऑर्डर नहीं देगा, वो और भी एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि इस मीटिंग के सारे खर्चे डायरेक्टर्स की जेब से पूरे करवाए जाए। वो ये भी कह सकता है कि इस मीटिंग का कोरम क्या होगा, अगर एक मेंबर भी आ गया तो मीटिंग का कोरम पूरा समझा जाएगा। हालांकि नॉर्मली मीटिंग का कोरम एक मेंबर नहीं होता, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी के केस में एजीएम में मीटिंग का कोरम कितना होगा? सिंगल मेंबर कंपनी के केस में होते हैं, गुड, एक्सपेक्ट कर रहा था कह देंगे एक। चले, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चले, ये कंसेप्ट तो समझ आ गया, पिछले वाला कंसेप्ट मुझे भूल गया। तो मैं ये चाह रहा हूँ, भाई ने कहा था रीडिंग करवा दे, रीडिंग के लिए टाइम नहीं दिया हमने, लेकिन कंपनसेशन के तौर पे हम एक क्विक किस्म की रिवीजन कर लेते हैं इसके। मुझे ये बताइए, प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क है? प्रॉक्सी काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर, नेचुरल पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव काम ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। प्रॉक्सी के लिए, अब इसको छोड़ दे, प्रॉक्सी के लिए रूल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? मेंबर होना चाहिए अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। दूसरी रिक्वायरमेंट, एक मेंबर सिर्फ एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, एक से ज्यादा प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा तो सारी की सारी वाइड। तीसरे, प्रॉक्सी रिटर्न फॉर्म में हो, वो खुद साइन करे या उसका एजेंट, और कंपनी में जमा करवाई जाए कब? 48 आवर्स बिफोर मीटिंग। हर एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, हर मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, जो प्रॉक्सी हमने भेजा उसके राइट्स क्या होंगे? सेम राइट। एग्जाम्पल दीजिए, वहां पे उसने सेम राइट क्या कि बात खत्म नहीं की, एग्जाम्पल दी है। राइट टू अटेंड, स्पीक एट वोट एट जनरल मीटिंग, राइट टू बी काउंटेड फॉर कोरम, और राइट टू कॉल फॉर, हाँ, टू राइट टू डिमांड फॉर पोल। अच्छा, इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव की तरफ आते हैं। कंपनी के केस में रिप्रेजेंटेटिव के क्या रूल्स हैं? एनी इंडिविजुअल हो सकता है, शर्त के ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन हो। इसके राइट्स वही होंगे जो कि कंपनी के हैं। फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी को अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इसके रूल्स क्या हैं? एनी पर्सन हो सकता है, एनी इंडिविजुअल हो सकता है, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होगा, सेम राइट्स होंगे इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। अब जनरल मीटिंग कंडक्ट कॉल कौन करता है, किसके कहने पे जनरल मीटिंग होती है? नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। क्या मेंबर्स के कहने पे जनरल मीटिंग कंडक्ट हो सकती है? शर्त क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी चाहिए, यानी वो मैटर्स कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का होना चाहिए, स्पेशल बिजनेस होना चाहिए, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी। प्लस मेंबर्स ने रिक्विजिशन फाइल करनी है कंपनी को साइन करके, जिसमें क्या लिखा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टर्स ने कितने दिन के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट करनी है? 90 डेज में कंडक्ट करनी है, वरना रेजोल्यूशन वाइड। अगर डायरेक्टर्स 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेते, प्रोसीड नहीं करते, फिर मेंबर खुद से मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इस ईजीएम में जितने भी डिसीजंस होंगे सारे के सारे वैलिड होंगे, बाइंडिंग होंगे कंपनी के ऊपर। अच्छा, इस मीटिंग के एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? पहले कंपनी से रीइंबर्स करवाए जाएंगे और फिर बाद में कंपनी उनकी सैलरी से डिडक्ट करवाएगी। क्या कमीशन कॉल कर सकता है किसी मीटिंग को? किस वाली मीटिंग को? हर मीटिंग को। देखिए, मेंबर्स को उन्होंने कहा सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, लेकिन कमीशन को उन्होंने क्या कहा? इसके पास पावर है कोई भी अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है किसी भी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने में, तो फिर कमीशन कॉल कर सकता है। और कमीशन जब मीटिंग कॉल करेगा तो फिर वो एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है। वो गुस्से में आ जाता है ना कि भाई डिफॉल्ट किया आपने। एडिशनल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? हो सकता है कोरम सिर्फ एक मेंबर होगा,
और ये भी होता है कि एक्सपेंसेस सारे के सारे डायरेक्टर्स बियर करेंगे। नेक्स्ट कंसर्न हमारा लास्ट, प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग किस जगह होगी, किस जगह होगी? नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं कहा उन्होंने, नोट कीजिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में होना लाजमी नहीं है, आप भी अच्छा सा होटल देख के वहां पे भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक? हाँ जी, जो भी पसंद हो आपको। इसमें ध्यान में रखिएगा, ये लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होगी? एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होगी? कहते हैं इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं, उस शहर में। अच्छा, उसने वर्ड यूज किया है टाउन, लेकिन टाउन की इंटरप्रिटेशन उसने लॉ में नहीं दी। टाउन का मतलब क्या है? तो इससे हम मतलब लेते हैं नॉर्मली सिटी, सेम सिटी, कि जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी टाउन में एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। किसकी? लिस्टेड कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की। और अगर वहां पे किसी वजह से कंडक्ट नहीं की जा सकती, फॉर एग्जांपल दंगे फसाद उधर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उधर इस्लामाबाद है, उधर धरना चल रहा है, तो फिर कहां पे कंडक्ट की जाएगी? इन नियरेस्ट सिटी। यानी अगर इस्लामाबाद में है तो पिंडी में चले जाए, वहां पे कंडक्ट करवा लें। हाँ, अगर लाहौर में है रजिस्टर्ड ऑफिस, कराची नहीं, एक कसूर चले जाए, वहां कंडक्ट करवा लें। बहरहाल, अच्छा, ये है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म मतलब वहां पे मीटिंग में सारे लोग मौजूद होंगे। आपको पता है आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए से आप किसी के साथ किसी भी जगह, दुनिया के दूसरे कोने में हो, आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। क्या उसी तरह मेंबर्स आज के दौर में, बताइए, कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पे एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, मैं शेयर होल्डर लाहौर में बैठा हूं, क्या मैं एजीएम अटेंड करने के लिए कराची जाऊं? ये तो मुनासिब नहीं है। कंपनी की जिम्मेदारी है कि लाहौर में कोई ऐसे इंतजामात करे कि हम उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। इसे कहते हैं वीडियो लिंक फैसिलिटी। वीडियो लिंक के जरिए से ये कनेक्ट किया जा सकता है लाहौर ऑफिस को कराची के साथ, ठीक है? वीडियो लिंक के जरिए। यूं समझ लीजिए जैसे व्हाट्सएप के जरिए से डिस्कशन हो रही होगी, इधर के लोग उनको देख रहे होंगे, उधर के लोग इनको देख रहे होंगे, तो मीटिंग में जो भी वोटिंग वगैरह पार्टिसिपेशन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने वीडियो लिंक के सारे इंतजामात करने हैं, इसीलिए वो कहते हैं जरूरी है कि अगर आप अपने शहर में चाहते हैं वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद हो जिस पे आप पार्टिसिपेट कर सकें एजीएम में, तो आपने रिटर्न फॉर्म में रिक्वेजिशन जमा करवानी है मीटिंग से कम 7 दिन पहले। रिटर्न फॉर्म में रिक्वेजिशन जमा करवानी है मीटिंग से 7 दिन पहले। और किन मेंबर ने? जिसके पास एक शेयर होगा वो भी कहेगा मीटिंग कंडक्ट करवाओ, वो तो फिर पाकिस्तान के हर शहर में वीडियो लिंक फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिनके पास 10% शेयर कैपिटल है सिर्फ वही मेंबर रिक्वेस्ट करें, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे वीडियो लिंक फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। और एक और चीज ध्यान में रखें, ये जो वीडियो लिंक फैसिलिटी में जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें मीटिंग में मौजूद समझा जाता है। यानी ये प्रॉक्सी नहीं कहलाएंगे, ये प्रेजेंट कहलाएंगे मीटिंग में। ये लोग मीटिंग में प्रेजेंट कहलाएं। हालांकि फिजिकली तो शायद रजिस्टर्ड ऑफिस में जहां मीटिंग हो रही है वहां नहीं है, लेकिन वीडियो लिंक फैसिलिटी का भी स्टेटस इक्वल होगा। जी, कुछ समझ आया आपको? तो बताइए कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, क्या लाजमी है कि वो अपनी मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करवाए? और किस जगह करवा सकती है? अनलिस्टेड कहीं पे, ये रूल लिस्टेड कंपनी के लिए है। अनलिस्टेड जिधर मर्जी करवाए, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? लिस्टेड कंपनी लिए क्या लाजमी है कि लिस्टेड कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करवाए? कहां करवा सकती है? नियरेस्ट सिटी में नहीं, सेम सिटी में भी करवा सकती है। आपने क्वेश्चन को गौर से नहीं सुना। मैंने पूछा था क्या लाजमी है कि एक लिस्टेड कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करवाए? रजिस्टर्ड ऑफिस में लाजमी नहीं है, ठीक है? वो इन द सेम सिटी में होनी चाहिए। और रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अदर प्लेस भी हो सकती है, ठीक है? इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और अगर वहां पे किसी वजह से नहीं करवा सकते, नियरेस्ट सिटी कंडक्ट करवाएंगे। वीडियो लिंक फैसिलिटी,
क्या कंपनी लायबल है वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? शर्त क्या है, कब लायबल होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? 10% शेयर होल्डर रिटर्न फॉर्म में रिक्वेजिशन फाइल करे कंपनी को कितने दिन पहले? एजीएम से 7 दिन पहले। नहीं भैया अभी ठहर जाए, अभी टाइम है, अभी छुट्टी नहीं, अभी रीडिंग उन्होंने कहा था, रीडिंग कर लीजिए आप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 3, 4 और 6 की देखिए रीडिंग करना इसलिए भी जरूरी है कि आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। विद इन 5 मिनट यूँ समझ लीजिए आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो रीडिंग कर लीजिए अभी।